जय हिंद फ्रेंड्स। तो EduFest चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोगों का जो है एक नया चैप्टर है, लाइट से ही रिलेटेड है। रिफ्लेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसके बाद अब हम लोग आज का जो आपका जो है चैप्टर स्टार्ट हुआ इस क्लास में, वो होगा रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और उससे पहले जो है हम आपको जो है सबसे पहले हम लोग आपको क्या करेंगे, वेलकम कर लेते हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इस चैनल में। तो चलिए, ओहो लॉक हो गया। तो आपका फिजिक्स का जो है वो आपका सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना रिफ्लेक्शन चैप्टर। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन चैप्टर बार बार रिफ्लेक्शन आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग जस्ट रिफ्लेक्शन चैप्टर को जो है रिफ्लेक्शन जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करके आए हैं। तो हम लोग आज जो है अपना रिफ्रैक्शन चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसको स्टार्ट करेंगे। तो 3 डिफरेंट थिंग्स हैपन व्हेन लाइट हिट्स ए सरफेस। यानी कि एक सरफेस पे ये सरफेस है, इस पे एक लाइट जो है आके क्या करेगी, जो हिट करेगी इस सरफेस पे आके एक लाइट जब हिट करेगी तो हमको 3 चीज़ जो है वो देखने को मिलता है। 3 चीज़ देखने को मिलता है। पहला कि वो या तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी वो ऐसे आई या वो इधर की ओर चली जाएगी। ये इसका पहला मिल सकता है हमको देखने की एक सरफेस पे। दूसरा हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि इस सरफेस पे ये लाइट आया, लाइट आने के बाद क्या हुआ कि यहीं पे एब्जॉर्ब हो गया, यहीं पे एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, लाइट आने के बाद क्या हुआ कि यहीं पे एब्जॉर्ब हो गया। तो यानी एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि ये जो आपका सरफेस है, ये पूरा ब्लैक है। क्या है, ये जो आपका सरफेस है, आपको ब्लैक करके दिखा देंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो आपका ये पूरा सरफेस है, अगर ये पूरा ब्लैक रहेगा, ये पूरा ब्लैक सरफेस। ठीक है, अब इस पे एक रे ऑफ लाइट आया, ओहो, अब इस पे एक क्या आया, अब इस पे एक रे ऑफ लाइट आया। ये रे ऑफ लाइट समझिए इस पे आया, ऐसे ये रे ऑफ लाइट आया। क्या हुआ कि अब ये रे ऑफ लाइट हमको कहीं इसका रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ, आखिर वो लाइट गया कहाँ? तो कुछ कहीं नहीं गया। वो जो ये ब्लैक सरफेस था, ये ब्लैक सरफेस जो है वो इस लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो या तो आपको ये दूसरा फिनोमिना दिख सकता है कि एक सरफेस पे लाइट एब्जॉर्ब हो जाए। 2 फिनोमिना हुए हमको देखने को मिला। थर्ड फिनोमिना आपको दिखेगा कि या तो वो ट्रांसमिटेड हो जाएगा, यानी पास थ्रू हो जाएगा, यानी कि वो मीडियम को क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। जैसे ये आपका सरफेस है, ये रे ऑफ लाइट इस पे पड़ा, इस पे पड़ने के बाद ये इस सरफेस को भी पार करेगा। जैसे एग्जांपल में ये आपको यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, ये आपको ग्लास रखा हुआ है, इधर से रे ऑफ लाइट आएगा, इस पे पड़ेगा और इधर आपका क्या कर जाएगा, इससे ग्लास में से भी पार होकर लाइट और इसके बाद फिर बाहर पार होकर वो आर पार हो जाएगा। तो आपको ये 3 प्रोसेस जो है, ये 3 फिनोमिना जो है वो आपको रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, सॉरी। अब मैं मतलब कि एक लाइट जो है अब सरफेस पे जब पड़ती है, हिट करती है, तो ये 3 फिनोमिना आपको देखने को मिलता है जनरली। ठीक है, तो बस हम लोग यही इस चैप्टर में जो है वो आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रिफ्रैक्शन चैप्टर में क्या है। रिफ्लेक्शन ने हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए थे, अब रिफ्रैक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि क्या है रिफ्रैक्शन चैप्टर में। चलिए, तो फिर उसके बाद जो है आपका जैसे कि द substance which transmitted most of the light and only absorb or reflected a light bit are called transparent। यानी ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ लाइट को क्या कर दे, ट्रांसमिट कर दे, यानी अपने मीडियम से बाहर की ओर दे दे। जैसे वो ग्लास था, ग्लास में क्या हुआ, हम इधर से एक तरफ से लाइट जलाएंगे तो हम ग्लास के आर पार होकर भी लाइट चला जाता है। ठीक है, तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, यानी वो ग्लास कैसा है तो ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसा हम लाइट जो है उसमें इस एक सब्सटेंस पे डालें, ठीक है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस पे हम लाइट डालें कि वो लाइट जो है वो आर पार कर जाए। ठीक है, वो लाइट क्या कर जाए, आर पार कर जाए। ओनली एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्शन आर लिटिल वाइट, यानी कि एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्शन काफ़ी कम हो, यानी एब्जॉर्ब करने का क्षमता वो जो सब्सटेंस है उसमें, या फिर उसका रिफ्लेक्शन करने का क्षमता क्या हो, काफ़ी कम हो। ठीक है, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा है तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ठीक है, समझ में आया ना? आगे हम फिगर के थ्रू बताएंगे आपको। अब यहाँ डिफिनीशन है, इसके बाद आगे जस्ट आपको फिगर के थ्रू आपको बताएंगे। नेक्स्ट आपका क्या कि सब्सटेंस विच कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब लाइट इट्स कॉल्ड ओपेक। ओपेक का मतलब है कि ये आपका यहाँ पे ये आपका क्या है, ये समझिए एक सब्सटेंस रखा हुआ है,
ये आपका सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक रे ऑफ लाइट इस पे आई, ऐसे पड़ी, उसके बाद हमको पता ही नहीं चला कि ये रे ऑफ लाइट आया तो फिर रिफ्लेक्ट किया कि वो उसको पार किया या फिर वो रे ऑफ लाइट गया कहाँ, तो कहीं नहीं गया। वो सब्सटेंस जो है वो उस रे ऑफ लाइट को क्या कर लिया, एब्जर्व कर लेता है, या फिर क्या करता है वो या फिर वो क्या करता है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है या फिर कुछ लाइट को क्या कर लेता है, वो अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है। तो उस तरह का फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओपेक कहते हैं, यानी वो पूरा सब्सटेंस कहता है कैसा है, तो ओपेक है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए थर्ड है आपका ट्रांसलूसेंट, या फिर हम उसको सेमी ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सम सब्सटेंस सच एज प्लास्टिक शॉपिंग, जब प्लास्टिक शॉपिंग बैग लेते हैं वैसा सब्सटेंस, अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, यानी कि वो अलाउ करता है कुछ लाइट को पास करने का, कुछ ही लाइट को वो अलाउ करता है पास करने का, बाकी सारा लाइट को वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। बट नॉट ऑल, यानी पूरे लाइट को वो जो है आपका क्या करता है, पास नहीं करता है, कुछ ही लाइट को वो पास कराता है। जैसे आपका प्लास्टिक बैग हुआ, सन ग्लासेस हुआ, ये आपका जो सन ग्लासेस है, ठीक है, सन ग्लासेस जो आप पहनते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो है, सन का रे इस पर पड़ रहा है, सन का रे जो इस पे पड़ रहा है, लेकिन जो आपके आँख में जो रे जा रहा है वो इस दो में से इस दो रे में से उसके आपके आँख में जो है एक ही रे जा रहा है। इधर से ये 3 रे तो आ रहा है, लेकिन सन ग्लासेस के पड़ने के बाद जो उस साइड जो रे जा रहा है, यानी उस ग्लास के पीछे जो रे जा रहा है, हो सकता है उसमें से कोई 2 ही रे जा रहा हो, यानी कि बहुत कम रे जा रहा है। इस तरफ के रे जितना है उतना क्वांटिटी उधर नहीं है, उससे इससे क्वांटिटी इधर कम है रे का। तो उस तरह के चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हम लोग बोलेंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग इसमें जो है आपका रिफ्रैक्शन का जो है वो आधा चैप्टर जो हम लोग इसमें इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आया ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, अभी मैंने सब्सटेंस जो आपका एक डेफिनेशन के थ्रू समझाया भी था। तो ऑब्जेक्ट, अब देखिए वो तो हमने समझाया था आपको ओपेक किसको कहते हैं, अब आया ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी हम उसको किसी भी चीज़ को वो हम मतलब कि देख नहीं सकते हैं, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कि उसके पीछे अगर कोई भी चीज़ आ जाता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, ये आपके हाथ है, आपका जो है हाथ है, ठीक है। अब उस हाथ के पीछे जो है, जैसे कि 1 रुपया रखा हुआ है, उसके ऊपर आप ऐसे हाथ रख देंगे, ठीक है। बेड पे जो है आपका 1 रुपया रखा हुआ है, चाहे पैसा रखा है, उसके ऊपर आप ऐसे हाथ रख देंगे तो क्या होगा, वो पैसा आपके हाथ से छिप जाएगा। तो उस समय जो आपका हाथ है वो कैसा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो छिपा हुआ चीज़ है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वो कैसा काम कर रहा है, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ए मीडियम दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास, वो क्यों नहीं दिख रहा है हमें, पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो आपका हाथ है वो बाहर का जो लाइट है उसको सिर्फ हाथ पे पड़ रहा है, और हाथ से टकराने के बाद वो जो रे ऑफ लाइट है वो आपके अंदर, यानी जहाँ सिक्का छिपा हुआ है उधर वो रे ऑफ लाइट कहीं से भी नहीं जा पहुँच रहा है। अगर कहीं से भी वो रे ऑफ लाइट पहुँच जाता तो फिर वो आपका जो सिक्का है वो भी दिखने लगता, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है ओपेक ऑब्जेक्ट में। ओपेक ऑब्जेक्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट पे ही लाइट पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद जो पीछे जो उसका होता है उधर जो है उसका परछाई बन जाता है, या फिर जिसको आप शैडो बोलते हैं वो शैडो बन जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। पास थ्रू इट, यानी कोई लाइट पास नहीं करता है ओपेक ऑब्जेक्ट में, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग ओपेक मीडियम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लकड़ी है, लकड़ी की एक तरफ लाइट जलाइएगा तो पीछे की ओर जो है वो लाइट पास नहीं करता है। स्टोन है, मेटल्स है, जैसे एग्जाम्पल में आयरन हो गया। मोस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग लाइक बिल्डिंग हुआ, ट्री हुआ, ठीक है। तो ये सारे कैसे हैं, तो ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। आगे आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि लाइट जो है वो आपका क्या कर जाए, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आराम से ट्रैवल करे, उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे आपका क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे हम ले सकते हैं जो ग्लास है, ठीक है, ग्लास हुआ वो आपका कैसा है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, यानी कि हम जो एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से देख लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, यानी कि वहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट लाइट है वो पास कर रहा है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, ठीक है। अब ये मीडियम जो बोल रहे हैं उसका मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका ये ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरफ का जो भी आपका एटमॉस्फेयर में है इसको हम बोलते हैं मीडियम 1, ठीक है।
और इधर का जो जितना भी एटमॉस्फेयर में का है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन 2। तो ये मीडियन 1 से एक रे ऑफ लाइट आया, इस ग्लास पे पड़ा, इस ग्लास पे पड़ने के बाद वो मीडियन 2 में भी चला गया। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए ना। जैसे वाटर हुआ, प्योर वाटर हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, प्योर वाटर हुआ, फिर किरोसिन हुआ, ठीक है, ग्लास हुआ, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ आपका ट्रांसपेरेंट आपके क्या है, बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हुआ कि मतलब कि जो आपका ट्रांसलूसेंट जो है आपका ट्रांसपेरेंट ही जैसा है, लेकिन हल्का सा उसमें अंतर क्या है कि ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि हमें क्लियर नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। ठीक है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक के एक पार से दूसरे पार दिखेगा तो हमको धुंधला दिखाई देगा, तो उस तरह का ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहता है। समझ में आया। यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, यानी कि कुछ रे ऑफ लाइट आपका क्या करेगा, पास करेगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, ये आपका यहाँ पे प्लास्टिक बैग रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये प्लास्टिक बैग है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, 4 रे ऑफ लाइट समझिए आया, बीम ऑफ लाइट आपका 4 बीम ऑफ रे ऑफ लाइट आया। इस प्लास्टिक पे पड़ने के बाद उस तरफ जो रे ऑफ लाइट गया, जो मीडियम चेंज हुआ, उसमें सिर्फ 2 ही रे ऑफ लाइट पास किया, यानी इस तरफ जितना रे ऑफ लाइट है उससे कम रे ऑफ लाइट पास करेगा। ठीक है, तो हमको क्या होगा, हमको जो है क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कोई भी उस पर प्लास्टिक के उस पर वाला जितना भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो हमको क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो उस तरह के इस तरह के जो प्लास्टिक का बैग हुआ, ये सब जो एग्जांपल हुए वो किसका हुआ, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ फिगर के थ्रू सारा बनाया हुआ है। जैसे ये टॉर्च है, यहाँ पे आपका एक ओपेक मीडियम रखा हुआ है, ठीक है, ओपेक मीडियम रखा हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट इस पर हम लोग क्या किए, इस पर हम लोग डाले एक रे ऑफ लाइट। ठीक है, इस पर हम लोग, सॉरी ओपेक मीडियम नहीं है, ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वही कहें कि ये पूरा कैसे पास कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट हम इस टॉर्च से जो है वो इस तरफ से जलाएं, तो क्या हम देख रहे हैं कि जितना रे ऑफ लाइट इधर है जो पास कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे आके टकरा रहा है, उतना ही उस ऑब्जेक्ट से भी रे ऑफ लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में निकल रहा है। यानी कि आपका पूरी लाइट जो है, पूरा जो लाइट है वो पास कर जा रहा है उस मीडियम से। तो उस तरह के आपके ऑब्जेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट आपका एक मीडियम में आपका जितना रे ऑफ लाइट आया है उससे कम रे ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से जो है आपका क्या कर रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो उस तरह का ऑब्जेक्ट हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। यानी सम लाइट पासेस थ्रू, यानी कुछ ही लाइट जो है वो आपका पास कर रहा है। और ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या हो रहा है कि सारे लाइट जो है वो क्या कर जा रहे हैं, पास कर जा रहे हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट में एक भी लाइट नहीं पास कर रहा है, यानी नो लाइट पास थ्रू इट। ठीक है, यानी इस ऑब्जेक्ट से जो है कोई भी लाइट जो है वो पास नहीं कर रहा है। देखिए ये रे ऑफ लाइट इधर तो आया, लेकिन इधर आपको कोई भी रे ऑफ लाइट पास करते हुए नहीं दिख रहा है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, विंडो का जो खिड़की होता है, ठीक है, आपको एक तरफ से जो है उधर से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, बाहर से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है उससे क्या हो रहा है कि जो बाहर व्यक्ति है वो आपके घर के अंदर उस खिड़की से देखेगा, उस शीशे से देखेगा, तो उसको सारा चीज़ धुंधला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट, बाहर का जो रे ऑफ लाइट है वो उस जो विंडो का जो आपका क्या है, जो मिरर है, ठीक है, जो भी शीशा है उस पे पड़ता है, लेकिन उस शीशे पे जो रे ऑफ लाइट पड़ रहा है उसके बाद जो उस शीशे के बाद जो आपका मीडियन आ रहा है, यानी जो घर का आपका जो मीडियन है उसमें जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर के रे ऑफ लाइट से काफ़ी कम लाइट आपको पास करता है उस ग्लास से। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको बाहर से जो आप देखेंगे कोई भी चीज़ अंदर, तो आपको काफ़ी धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, तो उस तरह का ऑब्जेक्ट हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कुछ दिखेगा ही नहीं। जैसे ये बैग है, अब बैग के पीछे देखिए यहाँ पत्ता रखा हुआ है, पत्ता का आपको आधा भाग जो है, आधा भाग नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है बैग। ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट पास ही नहीं कर रहा है बैग के उस पार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीछे का जितना भी चीज़ छुपा हुआ है इसके पीछे वो आपको दिखेगा ही नहीं। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, जैसे ये सन ग्लासेस हुआ, इस पे कुछ रे ऑफ लाइट पास कर रहा है। ठीक है, इस पे क्या कर रहा है, कुछ रे ऑफ लाइट पास कर रहा है। क्या हो रहा था, नहीं सॉरी, हाँ, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, इस पे कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो आपके आँख में जो है वो क्या होगा, काफ़ी कम लाइट पास करेगा। ठीक है, काफ़ी कम लाइट आपके आँख में जो है वो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए
अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, उस डिफरेंस को समझ लीजिए। डिफरेंस में क्या है कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बीच में कुछ डिफरेंस बिटवीन आप समझ लीजिए 2-3। जैसे कि ट्रांसपेरेंट में आप क्या है कि दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी कि ये जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, वो ऐसे ऑब्जेक्ट जो पूरा लाइट जो है वो पास करा दे अपने मतलब एथी से, ठीक है, यानी कि अलाउ करे लाइट को पास करने के लिए, ठीक है, अपने अंदर से, तो उसको क्या बोलेंगे, उस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट जिसमें से सम लाइट पास करे, ठीक है, सम लाइट पासेस थ्रू इट, और ओपेक में से नो लाइट पास थ्रू इट, ठीक है। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फिर उसके बाद वन कैन क्लियर सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इसको जो है आसानी से एक मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के उस पार वाला चीज़ को हम लोग आसानी से देख लेते हैं, किसमें, ट्रांसपेरेंट वाले में। और ट्रांसलूसेंट वाले में काफ़ी हम लोग को ब्लर दिखाई देता है चीज़, और ओपेक वाले में तो कुछ दिखता ही नहीं है, जो भी उस ऑब्जेक्ट के पीछे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट कास्ट शैडो, ये जो है आपको शैडो नहीं बनाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका हल्का शैडो बनाता है, एकदम हल्का मध्यम शैडो बनाएगा। और ओपेक ऑब्जेक्ट तो आपका काफ़ी डार्क शैडो बनाएगा, क्योंकि कोई रे ऑफ लाइट उस तरफ पास ही नहीं कर रहा है, तो आपका शैडो क्या होगा, काफ़ी डार्क बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 2-3 जो आपका क्या है डिफरेंस बिटवीन है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच का। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आपका क्या है। तो यहाँ पे अब आपका आ जाता है रिफ्रैक्शन, जो आपका टॉपिक है उसका डिफिनीशन आ जाता है। अगर आपके एग्जाम में अगर पूछ देता है तो आप इस डिफिनीशन को वहाँ यूज़ कर सकते हैं अपना आंसर को लिखने के लिए इजीली। तो देखिए, देखते हैं क्या है आपका डिफिनीशन। डिफिनीशन है कि रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी रिफ्रैक्शन आपका एक फिनोमिना है, ठीक है, कि किस तरह का ये फिनोमिना है कि ये लाइट को बेंड करता है। कब करता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करता है, ट्रेवल करता है लाइट। जैसे आपका यहाँ पे आपका ये समझिएगा, यहाँ पे आपका एक इस तरह से ये आपका सरफेस है, एक कोई मान लेते हैं कोई सरफेस है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरफ आपका ये सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। इधर आपका रेयर मीडियम का आता है, ये डेंसर मीडियम का आता है, ठीक है। रेयर डेंसर सब समझेंगे आगे। तो क्या होगा कि रेयर मीडियम से कोई रे ऑफ लाइट गया यहाँ पे, ठीक है, तो अपना मीडियम जब ये चेंज करेगा लाइट, तो वो बेंड कर जाता है, वो सीधा की ओर नहीं जाता है, ऐसे सीधा वो पास नहीं करेगा। रे ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे ही लाइट अपना मीडियम चेंज करता है, तो वो क्या करेगा, वो अपना लाइट जो है वो क्या करता है, अपना नेचर को हल्का सा बेंड कर लेता है, अपना जो पाथ है उसको थोड़ा सा बेंड कर लेता है, ठीक है। तो उस तरह का फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह का फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो कहाँ पर हो सकता है, जब वो अपना मीडियम को लाइट चेंज करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अपना चेंज करे मीडियम को, तभी वहाँ पे रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका काम करेगा। और बिकॉज क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है इज़ डिफरेंट इन टू मीडियम, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, सिंपल से अगर समझिए तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपका डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, ठीक है। आपका एयर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगा, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगा, ठीक है। यानी कि डिफरेंट मीडियम में आपका जो स्पीड का जो लाइट का जो स्पीड है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके का होता है। यही कारण है कि आपका जो लाइट है जैसे ही अपना मीडियम चेंज करता है, यानी अगर वो एयर से वाटर में जा रहा है तो जिस पाथ में वो जा रहा था उस अपने पाथ से हल्का सा डेविएट हो जाएगा, हल्का सा वो क्या कर जाएगा, अपना कहीं से अपना वो बेंड कर जाएगा लाइट को, ठीक है। तो उस तरह के फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। उम्मीद है काफ़ी आपको समझ में आया होगा, काफ़ी डिटेल में समझा रहे हैं। अब यहाँ पे किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट होता कितना है, तो ध्यान रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करता है, यानी वैक्यूम जो आपका मीडियम होता है वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। और वैक्यूम में आपका स्पीड ऑफ लाइट होता कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको कंपटीशन में भी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन की वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, या फिर 11th-12th में काफ़ी इसका यूज़ है, ठीक है, न्यूमेरिकल में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। तो वैक्यूम में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है वो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड का यूनिट होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है आपका, क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
स्पीड का लाइट आपका क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर कोई टीचर आपसे पूछे आपके स्कूल में कि खड़ा करा के बताओ स्पीड ऑफ लाइट जो है आपका वैक्यूम में कितना होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे। आप पहले सोचेंगे कि हमने जो है वो एडुफेस चैनल पे जो है भैया से हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट भैया बताया था कि वैक्यूम में जो है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आप बता देंगे वहाँ टीचर को बता देंगे, वो टीचर आपको क्या कर देगा, सिट डाउन करके बैठा देगा। उसके बाद एयर में जो है, ध्यान से सुनिएगा, एयर का और वैक्यूम का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्लाइटली बराबर होता है। यानी कि हमने बताया सबसे पहले कि वैक्यूम में जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी फास्टर होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर वहीं एयर वगैरह आपका होता है तो एयर जो है, एयर में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों का स्पीड में हल्का अंतर होता है, हल्का होता है। इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो एयर का जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है, जो वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट है, वो एक इक्वल मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इक्वल मान लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, स्लाइटली आपका लेस है, कम है, इसलिए हम लोग दोनों एयर को और जो वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट है दोनों को इक्वल हम लोग मान लेते हैं। लाइट ट्रेवल विद डिफरेंस स्पीड इन डिफरेंट मीडियन, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइट जो है वो अपना मीडियन चेंज करेगा तो अपना स्पीड को भी चेंज कर लेगा, ठीक है। अब वो या तो डिक्रीज होगा स्पीड या फिर इंक्रीज होगा, वो मीडियन पे डिपेंड करेगा कि मीडियन कैसा है, ठीक है। तो इट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम, मैंने ये भी आपको पहले बता दिया है कि आपका वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लाइट स्पीड फास्ट करता है, ट्रेवल करता है। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी कि आपका जो एंगल कितना बनाएगा। जैसे कि वो रे ऑफ लाइट है, ये इस मीडियन को ऐसे पार किया तो जो हल्का सा बेंड किया, बेंड करेगा तभी तो रिफ्रैक्शन होगा। तो बेंड करने के बाद यहाँ पे आप इस सरफेस पे अगर एक नॉर्मल पारते हैं ऐसे नॉर्मल, तो ये जो यहाँ पे इतना एंगल वो अपना जो चेंज किया, ये जो इसको थीटा माने, तो इस थीटा को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से जो है वो डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करेंगे? एन से। अब समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, जो चेंज होता है किसका, लाइट का डायरेक्शन में जो चेंज होता है मीडियन को चेंज करने के दौरान, जो लाइट का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके कारण वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय ए पेयर ऑफ मीडियन, या फिर मीडिया बोलिए। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका क्या है, एक रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, यानी स्पीड ऑफ लाइट का एक रिलेटिव वैल्यू है, जिसका वैल्यू मैं आपको अभी आगे बताऊंगा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे जो है आपका क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एक आपको डायग्राम काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, इस डायग्राम को हल्का जूम करके आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब समझिएगा, ये जो यहाँ पे आपको ये मीडियन, ये आपको जो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर स्लैब बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ये जो आपको स्लैब बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये इसके अंदर का जो मीडियन है, ठीक है, इसके अंदर का मीडियन आपका मीडियन 2 है, मीडियन 2, और बाहर ये जो आपका ये जो आपका यहाँ पे ये बना हुआ है, इसके बाहर का मीडियन को आप मान लीजिए मीडियन 1 है। तो मीडियन 1 और ये मीडियन 2 रहा। मीडियन 1 से जो है आपका, मीडियन 1 से जो है आपका एक रे ऑफ लाइट आया, जैसे ही वो इस पे पड़ा, इस सरफेस पे, इस स्लैब के, रेक्टेंगुलर स्लैब के सरफेस पे पड़ा, तो मैंने बताया कि उस सरफेस पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर जो है वो एक नॉर्मल सबसे पहले पारेंगे इस तरह से। तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर नॉर्मल आपका इस तरह से जो है आपका क्या होगा, क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब समझिएगा क्या होगा, उसके बाद ये रे ऑफ लाइट बेंड करेगा। अब मैं आपको बाद में अभी इसके जस्ट आगे बताऊंगा कि रेयरर से, अब देखिएगा ये बाहर वाला जो मीडियन 1 है, इस बाहर वाले मीडियन को हम लोग रेयरर बोलते हैं, ठीक है, रेयरर मीडियन, और अंदर वाले मीडियन को हम लोग डेंसर मीडियन बोलते हैं, डेंसर मीडियन। ये सारा चीज़ अभी आगे आने वाला है, ठीक है, ये सारे चीज़ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, जो मीडियन 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और मीडियन 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से जो है आपका क्या होगा, वो रे ऑफ लाइट बेंड करेगा, ठीक है। अब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका मीडियन 1 से मीडियन 2 ज़्यादा होगा, उतना ही रे ऑफ लाइट आपका क्या करेगा, ज़्यादा बेंड करेगा, ठीक है। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका मीडियन पे डिपेंड करता है कि मीडियन आपका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा आपका वीक है, उस पर आपका जो है आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो जब ये आपका रे ऑफ लाइट यहाँ से आया, ये ऐसे बेंड किया,
तो यहाँ पे आपका ये जो आपका इस चीज़ बना, यहाँ पे ये θ1 बना, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आपका बना, ये आपका क्या बना, ये θ2 बना। ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये सारा चीज़ आप पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ और ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है। और बाकी इधर अंदर में जो आपका ये पूरा ग्लास स्लैब है, इसका जो मीडियन है वो उसको मीडियन 2 बोलते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से जो है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डोनेट करते हैं। तो मीडियन 2 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियन 2। इसी तरह से मीडियन 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, N1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियन 1, ठीक है। तो इस तरह से N1 N2 लिखा हुआ है, इससे आप कंफ्यूज ना होंगे। ये आप ग्राफ समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे आपका क्या है। आइए आगे का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी सॉरी लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन 1, यानी मीडियन 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको आप मान लीजिए कि V1 है। जो मीडियन 1 में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट आ रहा था, ये आपका रेक्टेंगुलर स्लैब था, उसके ऊपर से ये मीडियन ऑफ लाइट आपका जो रे ऑफ लाइट है जो है वो आपका इस पे इस सरफेस पे पड़ रहा था। तो ये जो रे ऑफ लाइट आपका जो मीडियन 1 में था उसका स्पीड को हमने मान लिया कि V1 है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल पारने के बाद जो रे ऑफ लाइट इस तरह बेंड किया था, तो इस तरफ का जो रे ऑफ लाइट का जो स्पीड है उस तरह के रे ऑफ लाइट को मीडियन को हम लोग मान लिए V2 है, ठीक है। इतना समझ गए ना। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियन 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियन 1, यानी मीडियन 1 और मीडियन 2 के रिस्पेक्ट में जो है आपका जो फॉर्मूला बनेगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब देखिए यहाँ N21 लिखा है, तो N21 का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियन 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियन 1, यानी मीडियन 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसके रिस्पेक्ट में, मीडियन 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन 2, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाता है। यानी N21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा V1, क्योंकि आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन 1 को आप माने थे V1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन 2 का आप माने थे V2, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियन 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियन 1 का आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर वही आपको अगर N21 के जगह पे N12 दे देता है तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियन 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियन 2, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी V2 आपका ऊपर हो जाएगा और V1 आपका नीचे हो जाएगा। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन 1 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इस तरह से अगर यहाँ पे चेंज करेगा तो यहाँ भी आपका चेंज हो जाएगा दोनों की स्पीड में भी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इस तरह से आपका क्या हुआ, ये आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था उसे भी हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं, ये वही दिया है N12 का दिया है, तो क्या हो जाएगा V2/V1 आपका बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर नोट कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसका नोट्स आप आराम से बैठ के बना लीजिएगा। अब यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको हम लोग समझने वाले हैं कि रिलेटिव आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं। तो द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मटेरियल कंपेयर टू दैट ऑफ अनदर, यानी कि एक मटेरियल का जो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मटेरियल, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो एक मटेरियल है, ठीक है, यानी एक मीडियन, एक तरह से समझिए एक मीडियन है उस किसके कंपेयर में, कुछ किसी दूसरे मीडियन के कंपेयर में। जैसे आपका वाटर और ग्लास ये अलग अलग मीडियन है, तो इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इनका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, डिफिनीशन हुआ किसका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और वही अगर आपका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर कहेगा तो इसमें आपका एक मीडियन जो होता है, यानी जो वैक्यूम मीडियन होता है उसका जो वैल्यू है वो फिक्स होता है, इसलिए हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और वैक्यूम मीडियन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका 1 होता है, ये बात आप याद रखेंगे। और वैक्यूम मीडियन को क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वैक्यूम का जो स्पीड होता है वो एयर के स्पीड के इक्वल होता है, लाइट के, तो वैक्यूम का मीडियन जब 1 हो गया यानी एयर का भी आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा।
ठीक है, ये आप याद रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैक्यूम में एयर का, वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। सिंपल सा है, समझ में आया ना। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका क्या होगा, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो कंपेयर्ड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। यानी जो दूसरा मीडियन है उसके पहले मीडियन से अगर कंपेयर कर रहे हैं, यानी वैक्यूम के मीडियन से कंपेयर करेंगे, तो आपका वो क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। ये n1 n2 sin थीटा और sin थीटा 2 क्या है, अभी आपने जो है मैथ में अपना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो उसी में sin थीटा और cos थीटा पढ़े होंगे, तो वही sin थीटा और cos थीटा है। अब यहाँ पे आपका n1 n2 और थीटा 1 थीटा 2 क्या है, इसको समझ लीजिए। ये आपका मीडियन है, सॉरी ये आपका सरफेस है, कोई सरफेस है, इस पे एक रे ऑफ लाइट आया, एक रे ऑफ लाइट आया, सॉरी इसको पहले हल्का सा जो है, एक सेकंड रुकिएगा, पेन को जो है हल्का सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया ऐसे, ठीक है, इस पे पढ़ने के बाद इस पे जब हम लोग नॉर्मल घिसते हैं, इस पे जब हम लोग नॉर्मल ऐसे घिसते हैं, इस सरफेस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एक नॉर्मल घिसते हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये लाइट बेंड करेगी, तो लाइट बेंड करेगी तो ये ऐसे बेंड की लाइट इस तरह से, कलर चेंज कर लेते क्योंकि फिर दोनों का कलर एक ही हो गया। अब यहाँ पे लाइट बेंड करेगी, तो लाइट बेंड करेगी तो आपका लाइट किस तरह से गया, इस तरह से लाइट गया। तो समझिएगा अब यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको कम करते हैं, तो समझिएगा अब यहाँ पे आराम से, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, हम लोग आराम से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका थीटा बना और यहाँ पे भी एक आपका थीटा एंगल बना, और हम लोग थीटा एंगल कहाँ से लेते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा हम लोग ये नॉर्मल से हमेशा थीटा हम लोग लेंगे, ये नहीं कि आप इधर से थीटा ले लेंगे, गलत हो जाएगा, इधर से थीटा नहीं लेना है, हमेशा हम लोग नॉर्मल से थीटा लेंगे, जो भी रे आपका आ रहा है उसकी ओर, उधर की ओर, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, नॉर्मल से हम लोग थीटा लेते हैं। तो पहला वाला इधर वाला जो आपका जो बना है थीटा, इसको हम लोग थीटा 1 बोलते हैं, और इधर वाला जो आपका एंगल बना है इसको हम लोग थीटा 2 बोलते हैं। और ये जो ऊपर में इतना दूर का जो मीडियन है, ये आपका मीडियन 1 है, यानी n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव मीडियन 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 है। और नीचे वाला का मीडियन का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, n2 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया n1 n2 और थीटा 1 और थीटा 2 कहाँ पे आपको मिलता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसको फिर से आराम से लिख लेते हैं, ये सारा क्लीन करके, यानी ऊपर वाला n1 हो गया और नीचे वाला n2 मीडियन हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका पहला मीडियन का, यानी मीडियन 1 जो है इज इक्वल टू मीडियन 2, ठीक है। अब मीडियन 1 में आपका क्या है, थीटा 1 है और n1 है, तो थीटा 1 है और n1 है, तो n1 हो गया, और थीटा 1 जो है हम लोग साइन थीटा अगर दोनों को लेते हैं, थीटा 1 और थीटा 2 को साइन थीटा ही मान लेते हैं, साइन मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा इधर, और मीडियन 2 की तरफ जाएंगे तो n2 इज इक्वल n2 और मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला आ गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। काफ़ी इजी है, ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आया है, और n1 n2 और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 किसको बोलते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए इतना समझ गए तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं कि आपका आगे क्या बोलता है। देखिए ये चीज़ यहाँ फिगर में बना के समझाया है, वही रहा थीटा 1, ये रहा थीटा 2, ये रहा मीडियन का n1 रिफ्रैक्टिव, और ये रहा मीडियन 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया। समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बेल को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग समझ लिए हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डिफिनीशन है, आप इस डिफिनीशन को भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी समझ लिया है, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देर ना करते हुए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट आगे क्या है। ये देखिए आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n2। अब हम मीडियन 2 लेंगे क्योंकि मीडियन 1 आपका पहले ही 1 है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियन, यानी वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट और गिवन मीडियन का जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा।
उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये चीज़ समझ में आ गया ना? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए यार। चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डोनेट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग किस से डोनेट करेंगे? सी से। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन, गिवन मीडियन जो आपको दिया रहेगा उसको हम लोग वी से डोनेट करते हैं। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसका लिखूं, अगर मैं इस फार्मूला को शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो आप लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, दोनों बात एक ही है क्योंकि इक्वल ही होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, तो क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम क्या होता है? सी माने हैं आप ऊपर में, एयर ऑफ, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का आप सी माने हैं, अपन में गिवन मीडियन का आप क्या माने हैं? वी माने हैं। यानी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि एन एम इज इक्वल टू में सी बाई वी। सी आपका है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वी आपका है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियन। ठीक है, ये सब चीज़ आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल, क्योंकि इस बार तो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाला है, तो इस तरह के फार्मूले से आपसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड फार्मूला भी नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ ही एलिमेंट का जो है, कुछ ही सब्सटेंस का ही जो है, कुछ ही मीडियन का जो है, मतलब कि कुछ ही मटेरियल के मीडियन का मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगा, बस आपको वो ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि आप एयर का याद रखिएगा, वाटर का याद रखिएगा, अल्कोहल का याद रखिएगा, और इधर से आप रख सकते हैं याद एक केरोसिन का। ठीक है, और किसी चीज़ का आपको याद रखना है तो आप एक डायमंड का याद रख सकते हैं। बस ये आपको जो आप ये 5 आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो एयर का तो आपको पहले से पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, एक रॉक सॉल्ट का याद रखिएगा 6। एयर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। वाटर का आपका कितना होता है? 1.33 होता है। ये आप याद रख लेंगे तो काफ़ी आपका मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.36 होता है, वाटर से हल्का ज़्यादा होता है। रॉक सॉल्ट का तो 1.54 होता है, केरोसिन का तो 1.44 होता है, और डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। 2.42 जो आपका किसका होता है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कैसे कि बताइए कि इन फॉलोइंग में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, और आपको दे देगा एयर, वाटर और अल्कोहल और डायमंड। अब पूछेगा कि इन 4-5 में से आपका किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो आपका ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या टिक करेंगे? डायमंड को टिक करेंगे, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद है ये भी आपको बात समझ में आ गया होगा क्लियरली। उसके बाद है अब आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियन, जो अभी मैंने बताया था रेयरर मीडियन और डेंसर मीडियन में अभी आपको बताऊंगा। तो अब आ गया आपका डेंसर मीडियन और रेयरर मीडियन। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियन और ऑप्टिकली रेयरर मीडियन अब आप समझने जा रहे हैं। इसमें आप समझेंगे कि मीडियन जब चेंज करता है लाइट तो बेंड करता है, तो कैसे बेंड करता है, हम कैसे समझेंगे कि वो लाइट किधर की ओर बेंड कर रहा है? ऊपर की ओर बेंड कर रहा है, नीचे की ओर बेंड करेगा, या दाएं की ओर बेंड करेगा, या बाएं की ओर बेंड करेगा, यानी लेफ्ट की ओर बेंड करेगा या फिर राइट की ओर बेंड करेगा? हम कैसे जानेंगे कि वो रे ऑफ लाइट जब मीडियन चेंज किया तो किस तरफ बेंड किया? वो चीज़ आप समझेंगे इस टॉपिक से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियन से और ऑप्टिकली रेयरर मीडियन से। ठीक है, तो इस टॉपिक से आप समझेंगे। तो देखिए ऑप्टिकली डेंसर जो आपका है वो रेफर करता है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन को जो है आपका रेफर करता है, रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है उसको रेफर करता है डेंसर मीडियन। इसमें क्या होता है कि एक मीडियन आपका डेंसर मीडियन होता है और दूसरा आपका रेयरर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दूसरा आप रेयरर ही होगा, एक डेंसर है तो दूसरा रेयरर ही होगा। देन तो क्या होगा, तो जो रिफ्रैक्शन है वो आपका क्या होगा? इंडेक्स रिफ्रैक्शन जो क्या होगा? लार्जर होगा। क्या होगा? वो लार्जर रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पे। यानी मीनिंग इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है लाइट का ऑप्टिकली डेंसर मीडियन में वो आपका काफ़ी कम होगा। डेंसर मीडियन में आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपका क्या होगा? काफ़ी कम होगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, हल्का समझ में आएगा। ठीक है, 50% आपका अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा, यानी 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो देखिए अब यहाँ पे जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियन है उसको, उसका डिफिनेशन क्या है कि ए मीडियन इन विच लाइट ट्रेवल कंपेरेटिवली स्लोअर देन द अदर मीडियन। यानी कि डेंसर मीडियन में आपका लाइट क्या करता है? स्लो ट्रेवल करता है। डेंसर मीडियन में आपका लाइट क्या करता है? स्लो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो उस तरह के मीडियन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियन बोलते हैं। जैसे वाटर आपका एक डेंसर मीडियन में आता है।
और एयर आपका किस में आता है, रेयरर मीडियन में आता है। तो रेयरर मीडियन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो रेयरर मीडियन का डिफिनीशन है कि मीडियन जिसमें लाइट आपका ट्रेवल करे कैसा, फास्टर, किसके रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे मीडियन के रिस्पेक्ट में। जो रेयरर मीडियन में लाइट है वो काफ़ी तेज़ से जो है आपका क्या करता है, ट्रैवल करता है, तो उस तरह के मीडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका एयर, और डेंसर में आपका कौन है, वाटर है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियन है और ऑप्टिकली रेयरर मीडियन है। अभी आगे अभी चलेगा अभी डेंसर मीडियन और रेयरर मीडियन का। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको दो लिक्विड दिया हुआ है, अल्कोहल और केरोसिन। ठीक है, अब देखिएगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है केरोसिन का वो है 1.44 और जो अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.36। ठीक है, तो आप इससे क्या समझ में आ रहा है कि केरोसिन या फिर अल्कोहल, इन दोनों में से किस में आपका जो है लाइट ज़्यादा ट्रेवल करेगा। देखिएगा यहाँ पे कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक सब्सटेंस, जो जैसे मतलब किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डिक्रीजेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपका क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव, अब यहाँ पे गिवन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। आपको यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला दिखाऊँ, देखिएगा यहाँ पे कहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ। उसमें आपका नीचे था गिवन मीडियन जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है, देखिए यहाँ पे ऊपर में है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमेशा 1 होता है, और नीचे आपका गिवन मीडियन यानी नीचे में यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं देखूँ तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा। वहाँ पे एक गलती हो गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है तो जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला के हिसाब से देखिएगा क्या, तो जो स्पीड है आपका एयर का वो तो 1 होता है, वो तो हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, आप समझिएगा जो आपका क्या है यहाँ पे जो मीडियन, गिवन मीडियन है, यानी जिस मीडियन में आपका कहेगा मतलब कि कंपेयर करने के लिए बोला है कि किसका स्पीड ऑफ लाइट जो है ज़्यादा होगा, किस मीडियन का, तो आपका तो नीचे है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी नीचे है आपका मीडियन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो आपका मीडियन क्या करेगा, अपने आप डिक्रीज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज करेगा तो मीडियन आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वही वहाँ पे उस तरह पे पॉइंट लिखा हुआ है, वही वहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा। ठीक है, तो वाटर और केरोसिन में अगर देखा जाए तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44 है, किसका, केरोसिन का, और वाटर का है 1.33। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, सॉरी कि हाँ किसका ज़्यादा है, केरोसिन का। तो यहाँ पे आपका केरोसिन में जो वाटर स्पीड ऑफ लाइट है किसका, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड किसका, लाइट का जो स्पीड है वो क्या होता है, काफ़ी कम होगा। किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। वाटर में आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज़्यादा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है गिवन मीडियन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसलिए उससे क्या हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आप समझिएगा, याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियन 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियन 2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो मीडियन 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियन 2 बोला है तो 1 और 2 लिख देते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियन 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियन 1 बोलता तो हम कैसे लिखते हैं, तो मीडियन 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियन 1 बोला है, यानी 2 और 1 ऐसे लिखेंगे, n 2 1। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बार बार तो ये एक ही चीज़ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन 2 किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, तो मीडियन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 देखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन 2 अपॉन में यानी डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन 1 यानी v2/v1। ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। उसी तरह से आपका n21 के लिए है, n21 के लिए आ जाएगा v1/v2 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा इन अदर वर्ड एक तरह से बोले तो आपका n12 जो है और n21 है वो दोनों आपस में इक्वल होता है। दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो n12 जो है वो आपका क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है n21 के। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्यों,
क्योंकि क्या हो रहा है, उलट जा रहा है। अब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियन 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियन 2 है, उसमें आपका फॉर्मूला क्या बना था, अगर मैं आपको n12 का देखें, इसका फॉर्मूला आपका बना था v2/v1, और क्या है n12 तो हो गया n21 का देखें तो इसमें आपका बना था v1/v2, ठीक है। तो अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, तो n12 अगर देखें तो अगर हम n12, एक सेकंड रुकिएगा, इसको पीछे करते हैं, हाँ देखिएगा। अब यहाँ पे n21 जो है, अगर मैं इस v1/v2 को जो है, देखिए v1/v2 n21 का देखें तो ये v1/v2 है और यहाँ v2/v1 है, यानी उल्टा है। तो अगर v1/v2 ऐसे अगर देखें तो यहाँ पे आपका क्या आ जा रहा है, तो 1 में क्या आ जाएगा, n21 आ जाएगा, 1 में n21 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब इसको प्रूफ भी कर देते हैं। तो देखिए n21 है, अब इस n21 को जो है, n21 के जगह पे v1/v2 रखिएगा तो आपका n12 आ जाएगा। देखिए कैसे, n21 के जगह पे v1/v2 रखिएगा तो ये रहा v1 और बाई में v2। अब इसको, इस v2 को ऊपर ले जाइएगा तो v2 में v1 आ गया, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, n12 बोलते हैं। तो आप देखिए आपका प्रूफ हो गया क्या, कि n12 जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, n21 का, ठीक है। अब n आपका बार बार जो बोल रहे हैं वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, शॉर्ट में हम उसको n बोलते हैं। ये भी आप समझ गए काफ़ी अच्छे तरीके से। अब आता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है, जैसे हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, यानी अब हम लोग रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरह से आपका रिफ्लेक्शन का 2 लॉ था, उसी तरह से रिफ्रैक्शन का भी आपका 2 लॉ है, ठीक है। तो देखिए पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। तो ये देखिए आपका, ये यहाँ पे मीडियन आपको दिया हुआ है, ये अलग मीडियन है और बाहर का आपका मीडियन कुछ अलग है, ठीक है। तो आपका बाहर का मीडियन 1 है और अंदर का जो मीडियन है, डेंसर मीडियन है, उसका मीडियन 2 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, इस आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ा और यहाँ से बेंड कर गया, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सब चीज़ तो आप जानते ही होंगे। तो इसका क्या होगा लॉ, पहला लॉ कहता क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल है, ठीक है, वो सारा कहाँ पे आके आपको इंटरफेयर कर रहा है, 2 ट्रांसपेरेंट मीडियन पे आके क्या हो रहा है, मिल रहा है। देखिए ये एक आपका ये ट्रांसपेरेंट मीडियन है और एक ये दूसरा मीडियन है, ये दोनों मीडियन जहाँ आके मिल रहा है उसी पे आपको ये तीनों चीज़ आपको जो है बनता हुआ दिख रहा है। और एक आपका ये जो नॉर्मल है ये भी, ठीक है। तो ये आपका सेम प्लेन में आपको जो है आपको क्या हुआ है, वहीं पे आके मिल रहे हैं, सेम प्लेन पे आके मिल रहे हैं। तो इस तरह के आपके जो फिनोमिना होता है वो आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पहला आपका लॉ बन जाता है, ठीक है। और दूसरा लॉ वही एंगल वाला, ठीक है। तो एंगल वाला में क्या होगा कि जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी ये वाला एंगल जो है ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, ये वाला एंगल जो है वो कांस्टेंट होगा फॉर द लाइट इज गिवन कलर, ठीक है, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियन, यानी मीडियन का अगर जो पेयर है वो आपको गिवन होगा। तो दिस लॉ इज नोन एज, इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ आप याद रखेंगे। आपसे कोई बोलेगा कि बताओ स्नेल्स लॉ क्या है, तो आप याद रखेंगे स्नेल्स लॉ जो है वो आपका क्या है, वो आपका जो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो जो उन दोनों का जो रेशियो है, जो कांस्टेंट आता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। यानी कि साइन आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको हम लोग साइन से लिए हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला है ना, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब है साइन आई अपॉन में साइन आर। ये जो है आपका किसका होता है, ये आपका स्नेल्स लॉ का होता है, SNELLS, स्नेल्स लॉ का जो है ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन आई अपॉन में साइन आर, यानी कि n/1, ठीक है, n/1 यानी मीडियन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। तो बस उसी कांस्टेंट वैल्यू को, जो अभी आपका कांस्टेंट वैल्यू आया था साइन आई, अब मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अभी ही याद हो जाए, इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये साइन आई बाई आर जो है वो आपका मीडियन 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियन 1 होता है, यानी n/1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर।
ठीक है। और इसी आपको जो कांस्टेंट होता है टर्म, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो देखिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया, साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब उसके बाद है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जो बेंड कर रहा है उस पे केस, जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वही चीज़ कि लाइट आपका कैसे समझेंगे कि लाइट मीडियन जब चेंज कर रहा है लाइट तो वो किस तरह बेंड कर रहा है, आखिर वो हम कैसे समझेंगे, तो वो अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इफ़ लाइट मूव्स फ्रॉम लेस डेंस मीडियन, यानी कि वो लाइट जो है वो डेंस मीडियन की तरफ यानी डेंसर मीडियन की तरफ मूव कर रहा है, यानी वो एयर से डेंसर मीडियन की तरफ जा रहा है, ठीक है। या फिर डेंसर मीडियन आपका क्या क्या हो सकता है, जैसे ग्लास आपका एक डेंसर मीडियन है, ठीक है। तो लाइट अगर आपका एयर से डेंसर मीडियन की ओर जाएगा तो जो वो बेंड करेगा अपना, जो लाइट जब बेंड करेगा यानी मीडियन चेंज करेगा, यानी एयर से जैसी ग्लास में गया तो वो किस तरफ बेंड करेगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देन द लाइट स्लो डाउन, आपको पता है कि डेंसर मीडियन में क्या करता है, लाइट जो है वो स्लो मूव करता है, पीछे अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो जैसे वो डेंसर मीडियम में गया तो लाइट स्लो हो गया, लाइट स्लो हुआ तो किस तरफ बेंड करेगा, तो वो जो लाइट है वो बेंड करेगा किधर, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। और नॉर्मल हम लोग कैसे पारते हैं, कैसे फिगर में हम लोग नॉर्मल को खींचते हैं, तो जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेगा वही उसका नॉर्मल होगा, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, वही उसका नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल की ओर कब जो है वो बेंड करेगा, यानी फिगर के थ्रू समझें तो ये आपका क्या है, एक सब्सटेंस है, ये ऊपर में एयर मीडियन है, यानी रेयरर मीडियन, एयर आपका रेयरर में आ जाता है, और डेंसर में मान लीजिए नीचे वाला ये जो मीडियन है ये आपका ग्लास मीडियन है, ठीक है। तो एयर मीडियन से आपका एक रे ऑफ लाइट आया, ये यहाँ पे टकराया। अब हमने बोला कि इस सरफेस के अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर लाइन क्या कर दीजिए, ड्रॉ कीजिए। तो एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ड्रॉ का कहाँ पे होगा, 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो आप ऐसे तो पारेंगे नहीं, ऐसे पारेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री तो बन नहीं रहा है, 90 डिग्री से कम बन जा रहा है एंगल, ठीक है। अब 90 डिग्री से कम बनने के कारण क्या हो रहा है, तो आपका ये नॉर्मल तो है नहीं। तो देखते हैं अब आपका आगे कि 90 डिग्री से 90 डिग्री कैसे होगा। तो 90 डिग्री आपका यहाँ है, देखिए ये ऐसे पारिएगा तो यहाँ देखिए ये एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना। यानी ये जो आपका लाइन जो आप पा रहे हैं ये इस सरफेस का आपका क्या है, 90 डिग्री का जो यहाँ लाइन पा रहे हैं ये इस सरफेस का क्या है, तो ये इस सरफेस का आपका नॉर्मल है, ये इस सरफेस का क्या है, नॉर्मल है। ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो अब हमने बोला कि ये एयर से आपका किस में आ रहा है, ग्लास में आ रहा है। तो एयर से जब ग्लास में आ रहा है तो किधर की ओर बेंड करेगा, तो टुवार्ड्स नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, यानी नॉर्मल की ओर जाएगा ये, तो किधर जाएगा, नॉर्मल की ओर जाएगा। तो देखिए ये नॉर्मल की ओर हल्का झुक गया, ठीक है। जाना चाहिए था इसको किधर, जाना चाहिए था इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन देखिए ये नॉर्मल की ओर जो है वो क्या हो गया है, झुक गया है। ये आपका जो नॉर्मल लाइन दिख रहा है इसकी ओर ये क्या हो गया, झुक गया है, ठीक है, इसकी ओर आ गया है। ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे अब देखिए ये किधर की ओर गया है, ये आपका नॉर्मल की ओर बेंड किया है लाइट, ठीक है। तो नॉर्मल की ओर बेंड कब करता है, जब आपका लाइट रेयरर से मीडियन की ओर आपका मूव करेगा। तो लाइट जब रेयरर से मीडियन की ओर मूव करेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि वो किधर की ओर बेंड करेगा, तो हमेशा नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। जब वो रेयरर से मीडियन की ओर, यानी रेयरर में आपका ले सकते हैं एग्जांपल में एयर, और मीडियन आपका जो अगर लेंगे डेंसर का तो ले सकते हैं एग्जांपल में ग्लास। यानी अगर एयर से ग्लास में आपका लाइट मूव कर रहा है तो किधर की ओर मूव करेगा, उधर किधर की ओर बेंड करेगा, तो आपका हमेशा किधर की ओर बेंड करेगा, तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ ग्राफ के थ्रू बना के भी दिखा दिया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका पहला हुआ। दूसरा केस, अब अगर डेंसर से रेयरर में अगर जाता है लाइट, यहाँ देखिए फिगर के थ्रू भी है, ये आपका इधर रेयरर मीडियन है, ठीक है, ये आपका इधर रेयरर मीडियन है, ठीक है, रेयरर आर से दे दिए, डोनेट कर दिए, और इधर आपका डेंसर मीडियन है जो कि डी लिख दिए, यानी लेस डेंस मीडियन जिसको रेयरर बोलते हैं, और मोर डेंस मीडियन जिसको हम लोग डेंसर बोलते हैं। तो ये देखिए ये रेयरर से एक लाइट गया, ये सरफेस है आपका, इस सरफेस पे आप ये देखिए नॉर्मल ऐसे खींचे हैं, नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किए। अब नॉर्मल ड्रॉ किए तो अब देखिए जाना चाहिए था इस लाइट को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड किया किधर, नॉर्मल की ओर बेंड किया है,
ठीक है। अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका एंगल बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, तो आप कहाँ बताएंगे? आप कहाँ बताएंगे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा? तो अब ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इसको बोलेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हम लोग इसको बोलेंगे। तो क्या अभी मैंने जो ये बताया एकदम सही है? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी को बोलते हैं? जी नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो नॉर्मल से जो है, नॉर्मल से जो एंगल आप खींचेंगे उस रे के तरफ, ये आपका एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और उधर रिफ्रैक्टेड रे जो है वहाँ से जो नॉर्मल की ओर जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आप इसको और इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया। समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। अब वही चीज़ डेंसर से अब आपका आएगा कहाँ पे? अब वो डेंसर से आ रहा है रेयरर में, तो डेंसर से आएगा रेयरर में। मैं ग्राफ के थ्रू समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ आप पढ़ लेंगे जब मैं बता रहा हूँ उसके थ्रू ही। तो आपका अब ये समझिए कि ऊपर जो है आपका डेंसर मीडियन है और नीचे आपका रेयरर मीडियन है। अब ये डेंसर से लाइट आया, यहाँ पे आप इस नॉर्मल के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू एक नॉर्मल पारेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर पारे। अब यहाँ डेंसर से रेयरर में आ रहा है, तो लाइट हमेशा क्या करता है, वो नॉर्मल से अवे जाता है, नॉर्मल से दूर भागता है। अब वो नॉर्मल से दूर भागेगा तो अब ध्यान रखेंगे वो लाइट आपका कैसे जाएगा, वो लाइट आपका हमेशा ऐसे जाएगा, वो लाइट आपका कैसे जाएगा, हमेशा ऐसे जाएगा। लाइट को एक्चुअल में आना चाहिए था इधर, ऐसे सीधा आना चाहिए था, क्योंकि ये देखिए लाइट जब अगर ये मीडियन नहीं होता तो लाइट आपका ये सीधा ऐसे निकल जाता, ये सीधा ऐसे निकल जाता। लेकिन ये मीडियन आने के कारण ये लाइट हल्का बेंड कर गया, और किधर की ओर बेंड किया, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से वो किधर अवे किया, वो दूर जो है आपका बेंड किया। तो कब करता है ऐसा केस में? जब आपका डेंसर से लाइट किधर आ रहा है, रेयरर में आ रहा है, तो आपका अवे हो जाता है, अवे हो जाता है। और वही रेयरर से डेंसर में जाएगा तो आपका टुवार्ड्स होता है, टुवार्ड्स जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया। हाँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका आधा जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आधा आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये फिगर के थ्रू अब यहाँ पे समझाया, ये डेंसर मीडियन से लाइट गया, ये नॉर्मल है, यहाँ से देखिए नॉर्मल से दूर भाग रहा है, जाना जैसे एक्चुअल में इसको ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर भाग गया। ठीक है, तो नॉर्मल से दूर भाग गया, तो अब इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है। ठीक है, ओहो ज़्यादा बड़ा हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में तो आ गया। चलिए ये चीज़ आपका, हाँ एक चीज़ ये भी याद रखेंगे, अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आ रहा है, जैसे कि ये आपका सरफेस है, ऑफ रे ऑफ लाइट आपको ऐसे, ठीक है, ऐसे ना आकर के वो डायरेक्ट इस सरफेस पे परपेंडिकुलर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर आया है तो वो बेंड नहीं करेगा, वो जिस पाथ पे आया है उसी पाथ से आगे अपना मीडियन में सीधा चला जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर में वो आपका कहीं बेंड नहीं करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। परपेंडिकुलर में लाइट आपका कहीं बेंड नहीं करेगा, वो जिस पाथ से आया है उसी पाथ से सीधे निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब आगे का केस। आगे है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब रिफ्रैक्शन किसके थ्रू? एक ग्लास स्लैब के थ्रू। तो क्या करें हम, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कर दें, क्योंकि इसके बाद अभी आपका ग्लास स्लैब का चलेगा, फिर उसके बाद आपका ग्लास स्लैब के बाद जो है ये आपका ग्लास स्लैब का चलेगा, और ग्लास स्लैब के बाद जो है वो कुछ एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, ग्लास स्लैब का ये चलेगा, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल हैं। अभी इतने सारे स्लाइड हैं, अभी इतने सारे जो हैं वो मेरे पास स्लाइड हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मैं इसको अब बाद में करूं, बाद में करूं? चलिए इसको बाद में करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ग्लास स्लैब वाला। तो ग्लास स्लैब वाला अभी आप बोर भी हो चुके हैं पढ़ के, तो ग्लास स्लैब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एकदम फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा ग्लास स्लैब का। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आपके पढ़ाई के लिए, और हमेशा पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय फ्रेंड।